अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये लीगल मैगजिम्स फॉर सिविल जज एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जिस तरीके से आपको पता है कि प्रीवियसली सिंध का जो अभी 2022 के अंदर टेस्ट हुआ, स्क्रीनिंग बहुत ही हार्ड समझा गया और रिटर्न भी बहुत हार्ड समझा गया, लेकिन दोनों ही बहुत ही इजी थे। इसमें कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि मैं समझूं कि ये हार्ड था। जो पढ़ने वाला उसके लिए इजी था, जो ना पढ़ जिन्होंने नहीं स्टडी की थी उनके लिए हार्ड था। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स को शायद ये भी ना पता हो कि इसका रोड मैप क्या है, कहाँ से स्टार्टअप लेना है। तो आप प्रीवियस मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड जो है वो आप सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाए कि इसको कहाँ से स्टार्ट लेना है, एक रोड मैप क्या है, इसकी स्टडी किस तरीके से हमने करनी है। ठीक है, अब पहली बात ये कि लास्ट टाइम क्या हुआ कि कुछ लीगल मैगजिम्स ऐसे आए 2022 के अंदर, स्क्रीनिंग के अंदर भी और साथ ही साथ आपका जो रिटन टेस्ट था उसके अंदर भी, जैसे कि चांस विटनेस क्या है, ठीक है, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस क्या है, या फिर फाल्सस इन फाल्स इन ऑमनिबस क्या है, और इस तरीके से और भी कई सारे मैगजिम्स थे। और अभी जो इंटरव्यू था उसके अंदर कैलेंडर विटनेस क्या है, ठीक है, और भी सवालात किए गए जो कि कभी सुने भी नहीं थे। तो ये इनके जो रेफरेंसेस हैं ये बैरेट के अंदर तो नहीं मिलते, तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं? केस लॉ से। जब भी लॉ क्लियर नहीं होता हम कहाँ जाते हैं? हम केस लॉस की तरफ जाते हैं। अब लेट सपोज कि कोई लीगल मैगजिम है, अब उस लीगल मैगजिम को हम किस तरीके से समझेंगे? जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है। अब ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी बहुत बड़ी है। अब उस कंप्लीट ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी को पढ़ना बहुत ही कोई जाहिर सी बात है टाइम कंज्यूमिंग है, और सारे के सारे इंसान याद भी नहीं कर सकता। इंसान की जो मेमोरी है वो बहुत ही महदूद है। अब उसके अंदर कौन कौन से मैगजिम्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको याद करना नेसेसरी है। तो देखें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर आप अगर कोई भी एक कमेंट्री वाली बुक उठाएंगे, उस कमेंट्री वाली बुक के अंदर आपको ये सारे के सारे जो मैगजिम्स पूछे गए हैं प्रीवियसली वो आपको इजीली मिल जाएंगे। जो कोई प्रिंसिपल सेट हुआ हो, जो कोई प्रिंसिपल हो, ऐसा प्रिंसिपल जो कि कोड के अंदर प्रैक्टिस के अंदर हो, तो वो तो आपने याद कर ही कर लेना है। उससे हटके अगर कोई और मैगजिम्स हैं, ऐसे मैगजिम्स जो आप देखते हैं कि प्रीवियसली पूछे गए हैं या फिर मोस्ट रिपीटेड हैं, तो वो भी आपने याद कर लेना है। अब सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो लीगल मैगजिम्स हैं, एक है हमारे पास फाल्सा डिमॉन्स्ट्रेशन डिमॉन्स्ट्रियो नॉन निसेट। क्या है फाल्सा? इसका मैं रेफरेंस भी बताऊंगा कि मैंने कौन से केस लॉ से इनको जो है फाइंड आउट किया और कौन सी बुक में इसका रेफरेंस आपको मिलेगा। क्या है फाल्सा डिमॉन्स्ट्रिया फाल्सा डिमॉन्स्ट्रेटियो, और उसके बाद नॉन निसेट। अब इसके मतलब क्या है? इसके मतलब क्या है देखें, जब वर्ड फाल्सा है, अब देखें एक मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं कि किस तरीके से लीगल मैगजिम को समझा जाता है। अब अगर स्क्रीनिंग टेस्ट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर अगर आप बैठे हैं, आपके सामने कोई ऐसा मैगजिम आ गया जिस मैगजिम को आपने पहले पढ़ा नहीं है, और आप ये देखते हैं कि यार ये मैगजिम, किस तरीके से मुझे पता चलेगा कि इस मैगजिम का राइट आंसर कौन सा है? फाल्सा की बात की गई तो इट मीन्स क्या है, ये कोई फाल्स की बात कर रहा है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशिया इट मीन्स के डिस्क्रिप्शन डज नॉट विशिएट द डॉक्यूमेंट। Description does not vitiate डॉक्यूमेंट। जब डिमॉन्स्ट्रा मतलब कि कोई डिस्क्रिएशन की बात कर रहा है या फिर कोई जो है डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। अब इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये है कि जो आपकी फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन, फॉल्स जो डिस्ट्रक्शन है या फिर फॉल्स डिस्क्रिप्शन है, वो एक डॉक्यूमेंट को विशिएट नहीं करती। वो एक डॉक्यूमेंट को क्या नहीं करती? विशिएट नहीं करती। उसके बाद आ जाए चांस विटनेस। चांस विटनेस। अब जो ये हमारे पास चांस विटनेस है, चांस विटनेस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और इसको पेपर के अंदर किस तरीके से लिखा जाएगा? क्या है? चांस विटनेस इज वन हु इज नाइदर रेजिडेंट, हु इज नाइदर रेजिडेंट, ठीक है, हु इज नाइदर रेजिडेंट ऑफ द एरिया, और उसके बाद क्या कह रहा है? नॉर हैज एनी बिजनेस टू गो, नॉर एनी business to go in such area, any business to go in such area, in accepted is the area in
नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अब इसका केसला नंबर क्या है, ये कहाँ से मिलेगी आपको, 1993 PCRLJ पेज नंबर 910, ये इसका केसला नंबर है। अब इसका मतलब क्या है, चांस विटनेस एक ऐसा विटनेस, लेट सपोज कि एक जो है एक मर्डर होता है इस रूम के अंदर, इस क्लासरूम के अंदर एक मर्डर होता है। अब इसका जो विटनेसेस होंगे, जाहिर सी बात है कोई ऐसा विटनेस हो सकता है जो ऑलरेडी इस जगह के अंदर मौजूद है, या फिर कोई ऐसा विटनेस होगा कि जो विटनेस यहाँ से गुजर रहा हो, जो कि रोज़ आता जाता रहता हो, कोई स्टूडेंट हो सकता है, या फिर कोई ऐसा विटनेस भी हो सकता है जो विटनेस क्या हो, जो विटनेस का कोई बिजनेस हो आसपास में, उसने आवाज़ सुनी एकदम से वो अंदर आ गया, तो ये तो चांस विटनेस नहीं कहलाया जाएगा। चांस विटनेस यानी कि कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा विटनेस जो कि उस जगह का रेजिडेंट भी नहीं है। दूसरी बात जो क्या नहीं है, दूसरी बात ये कि जो उस एरिया के अंदर कोई उसका बिजनेस भी नहीं है, वो बाय चांस वहाँ से गुजर रहा था, बाय चांस वहाँ से गुजर रहा था। वो रहता कहाँ पे, जौहर टाउन में, वो बाय चांस लॉरेंस रोड से गुजर रहा था, ठीक है। अब जब वो बाय चांस गुजर रहा था, उसने एकदम से आवाज़ सुनी और वो एकदम से आया, उसने देखा यहाँ पे तो मर्डर हो गया, तो वो क्या है, उसको हम कहेंगे चांस विटनेस। चांस विटनेस वर्ड से ही पता चल रहा है कि चांस मतलब कि बाय चांस अगर कोई विटनेस बन जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाए बेनिफिट ऑफ डाउट। बेनिफिट ऑफ डाउट। अब जो ये बेनिफिट ऑफ डाउट है, इसकी अगर हम डेफिनेशन को देखें, द रीजनेबल डाउट नॉट इन integrity but which having regard to the circumstances of the case would be initiated by the person in common prudence। कह रहा है बेनिफिट ऑफ डाउट यानी कि अगर किसी पे बेनिफिट ऑफ डाउट है, मिसाल के तौर पे आपने अक्सर जजमेंट्स ऐसी देखी होंगी जिसके अंदर लिखा होता है कि एक्विटेड ऑन बेनिफिट ऑफ डाउट। अब ये एक्विटेड ऑन बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब क्या है, यानी कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर रही है कि कोर्ट को इस शख्स पे शक है, कोर्ट को इस अक्यूज पे क्या है, शक है, तो शक की बुनियाद पे तो किसी को कन्विक्शन नहीं हो सकती, बिकॉज एन अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब कोर्ट ने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट पे रिलीज कर दिया, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट पे जो है क्या कर दिया, एक्विट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब कोर्ट के पास कोई उसकी कोरोबरेशन में कोई और ऐसा एविडेंस पेश होता है जो डायरेक्ट ऐसा बता रहा है कि इसने ये जुर्म किया था, तो फिर उसको क्या, उसको कन्विक्शन हो जाएगी। इसका रेफरेंस क्या है, 1974 और उसके बाद पीसीआर एससीएमआर पेज नंबर जो है 215, ये इसका केसला नंबर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास केसेस, नेक्स्ट जो हमारे पास हैं लीगल मैक्सिम्स, वो एक आ जाता है सर्कमटेंशियल एविडेंस। अब सर्कमटेंशियल एविडेंस की डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी, सर्कमटेंशियल एविडेंस। अब जो हमारे पास सर्कमटेंशियल एविडेंस है, इसका एक ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्डेड है जिसके अंदर मैंने क्यूएसओ के अंदर ही समझाया है इन डिटेल के सर्कमटेंशियल एविडेंस क्या होता है, काइंड्स ऑफ एविडेंस के अंदर। कह रहा है द सर्कमटेंशियल एविडेंस इज सफिशिएंट, सर्कमटेंशियल एविडेंस इज सफिशिएंट टू सस्टेन कन्विक्शन, यानी कि सर्कमटेंशियल जो एविडेंस है वो कन्विक्शन के लिए क्या है, सफिशिएंट है। इन अ मर्डर केस provided the fact proved must be incompatible with the innocence of the accused and incapacity of the explanation upon any other reasonable hypothesis than the guilt of the accused। कह रहा है कोई circumstantial evidence से ही जो है क्या हो, साबित हो, वो उसकी जो accused है उसकी conviction के लिए काफ़ी है। एक ऐसा एविडेंस है जिससे साबित हो रहा है कि यार इसने जुर्म किया है, तो उसको उसके साथ किसी और एविडेंस की कोरोबरेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका जो केसला है वो क्या है, 1993 PCRLJ 168, PCRLJ 168, ये इसका केसला नंबर है जिसके अंदर आपको कंप्लीट डेफिनेशन मिल जाएगी, कंप्लीट जो है डिटेल केस मिल जाएगा सर्कमटेंशियल एविडेंस का। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आर्टिकल नंबर 37-38, पुलिस के सामने कन्फेशन या फिर जो है इन द कस्टडी ऑफ पुलिस या इन फ्रंट ऑफ पुलिस इज नो कन्फेशन। इसका है मेड बाय अक्यूज जॉइंटली इन नो इज नॉट एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस। ये तो जाहिर से 1995 PCRLJ 1804 के अंदर। उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन आपको पता होगा, और उसके बाद आ जाए नेक्स्ट जो है हमारा फाल्सस इन ऑमनिबस।
falsus in, you know, falsus in omnibus, ये एक मैक्सिम है और इसको हम एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसका रेफरेंस क्या है? इसका रेफरेंस आ जाता है आपके पास 1995 SCMR, 1995 SCMR, और इसका पेज नंबर है 1365, ये इसका केसला नंबर है। अब ये एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है जिसके अंदर क्या किया गया, ये जो डॉक्ट्राइन है ये कहती है अ पर्सन हु इज फॉल्स इन वन थिंग शैल बी कंसिडर्ड फॉल्स इन एवरीथिंग। मिसाल के तौर पे एक विटनेस को बुलाया गया और पूछा गया आप ये बताएं कि आप उस जगह पे क्या कर रहे थे। वो कहता है मैं तो वहाँ पानी भरने गया था। इररिलेवेंट बात की, उसने कोई झूठ बोला। अब कोर्ट के सामने उसका झूठ जो है खुल गया, तो कोर्ट ये कंसीडर करेगी कि ये विटनेस जो है ये इस केस के लिए क्रेडिबल नहीं है, इसको इसकी गवाही को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एक विटनेस एक चीज़ में गलत होगा तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि उसने जो बाकी बातें बताई वो सारी बातें भी झूठी हैं। उसने एक बात झूठ बोली, कंसिडर क्या किया जाएगा, उसने बाकी सारी बातें भी झूठ बोली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाएं आप साइमल्टेनियस कन्विक्शन, बर्डन ऑफ प्रूफ, टू व्यूज वर्जन, ये क्लियर है। अब इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ग्रेव ऑफ सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव ऑफ सडन प्रोवोकेशन का जो केसला है वो आपको सेक्शन नंबर 302, सेक्शन नंबर 302 पीपीसी, इसकी अगर आप इलस्ट्रेशन, इसकी अगर आप जो है कमेंट्री पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ग्रेव ऑफ सडन प्रोवोकेशन का वर्ड भी नजर आएगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी नजर आएगी। क्या है? ग्रेव ऑफ सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव ऑफ सडन प्रोवोकेशन क्या होती है? मिसाल के तौर पे ए है, क्या है? ए, मिस्टर ए जो है अपनी वाइफ के साथ, जो कि बी है, कहाँ जा रहा होता है? ये जा रहा होता है माल रोड से, और एक जैसे ही क्रॉस करता है यहाँ पर जो मिस्टर सी है ये इसको मिलता है और सी के साथ डी भी मिलता है। अब ये जब घर से निकला इसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी, मेंस रिया नहीं था। जैसे कि आप सबको पता है कोई भी एक्ट करने के लिए, मर्डर कर रहे हैं, मर्डर करने के लिए इंटेंशन का होना बहुत नेसेसरी है। अब इसकी इंटेंशन नहीं थी सी का मर्डर करने की। अब क्या होता है कि लेट सपोज कि ये जब जा रहा है अपनी वाइफ के साथ, बाइक पे जा रहा है या कार में जा रहा है, XYZ डजेंट मैटर, जैसे ही ये जब यहाँ तक पहुँचता है तो सी और डी इसकी वाइफ को छेड़ने लगते हैं और हाथापाई हो जाती है और सी क्या करता है कि इसको टच कर लेता है। ठीक है, तो ए क्या करता है? ए जज्बात में आकर, सडन प्रोवोकेशन में, जज्बात में आकर क्या करता है ए, मिस्टर ए, कि सी के ऊपर ईंट मार देता है। वहीं से ईंट उठाई और वहीं पे उसको मार दिया। अब जैसे ही उसके ऊपर ईंट फेंकी वो उसी टाइम डेड हो गया, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये ट्रायल चलेगा तो जाहिर सी बात है ए कंप्लीट ट्रायल फेस करने के बाद जब कोर्ट ये अज्यूम करती है, कोर्ट ये देखती है कि यार इसके अंदर सडन प्रोवोकेशन थी, इसके अंदर क्या थी? सडन प्रोवोकेशन थी इस केस के अंदर, तो फिर ऑटोमेटिकली अगर उसकी जो पनिशमेंट है वो है डेथ सेंटेंस, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर लाइफ इम्प्रिजमेंट के अंदर। अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट है तो उसको जो है कम कर दिया जाएगा 25 ईयर्स के अंदर, या अगर 25 ईयर्स है तो 10 ईयर्स के अंदर। तो ये ही सारा जो मैंने अभी बताया इसको हम मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस भी कहते हैं और इसको हम ग्रेव ऑफ सडन प्रोवोकेशन भी कहते हैं। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने तकरीबन कोई 20 से 25 मैगजिम्स जो है डिस्कस किए थे। आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजिम्स थे वो आज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो लीगल मैगजिम्स की बुक है वो आप परचेज कर लें या फिर ब्लैक स्लाट डिक्शनरी ले लें। ब्लैक स्लाट डिक्शनरी की जो है कॉपी भी मिल जाती है। इसके अंदर कोई ये नहीं कि सर 12,000 की, 15,000 की, इसके अंदर आपको पता है कि हाई, अभी मैं किस तरीके से आपको बताऊं कि कंपेन भी होती है जिसके अंदर कोई 2,000 या फिर नियर अबाउट कोई 3,000 तक ये आपको ब्लैक स्लाट डिक्शनरी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।